नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिमगुरु नॉलेज पॉइंट यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, अगर आप भी किसी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आप जानते हैं कि सामान्य विज्ञान से बहुत सारे प्रश्न जो है तो प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न आज मैं आपको बताने जा रहा हूं विद कंसेप्ट। तो दोस्तों, वीडियो को एंड तक देखें और अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी जरूर कर दें। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। दोस्तों, पहला प्रश्न है हमारा, दूध से क्रीम निकालने में कौन सा बल लगता है। तो दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं बल से रिलेटेड, ठीक है दोस्तों। फोर्स से रिलेटेड जो भी प्रश्न रहते हैं बल से संबंधित, वो प्रश्न पूछे जाते हैं। इसीलिए मैं यहाँ पर आपको कंसेप्ट के साथ समझाऊंगा। सिर्फ ऐसा नहीं कि आंसर बता दिया तो चलिए भैया हो गया, ऐसा नहीं दोस्तों। आपको कंसेप्ट के साथ बताऊंगा और बहुत आसानी से आप सीखेंगे। दोस्तों, इसका जो सही उत्तर है हमारे पास वो है अपकेंद्री बल। ठीक है दोस्तों, अपकेंद्री बल अब होता क्या है, वो होता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ठीक है दोस्तों, ये होता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। और जब हम बात करते हैं अभिकेंद्री बल की तो वो होता है हमारे पास सेंट्रीपिटल फोर्स। ठीक है दोस्तों, बाह्य बल की इंटरनल फोर्स, उपकेंद्री बल आ गया हमारे पास। तो दोस्तों, इस तरह से आप इजिली जो है तो इंग्लिश में भी अगर जिन्होंने पढ़ा है तो वो भी यहाँ पर सीख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अभी जो मैंने आपको बताया अपकेंद्री बल, अभिकेंद्री बल, उपकेंद्री बल, बाह्य बल, अब इसके कंसेप्ट समझा देता हूं। जो इसका सही उत्तर है वो है हमारे पास अपकेंद्री बल। ठीक है दोस्तों, अपकेंद्री बल जो होता है वो हमारे पास रहता है जब दूध से हम क्रीम निकालते हैं। ऐसा क्यों दोस्तों? क्योंकि हमारे पास एक यंत्र होता है अपकेंद्रीय। ठीक है, अपकेंद्रीय यंत्र होता है जिसमें हमारे पास क्या होता है, क्रीम सेपरेटर होता है। ठीक है दोस्तों, अब क्रीम सेपरेटर में होता क्या है कि जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है वो एक्ट करती है। अब सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कैसे एक्ट करती है, जो अभी अपकेंद्री बल है इसको समझ लेते हैं कि अपकेंद्री बल जो है तो ये एक्ट कैसे करता है। दोस्तों देखिए, जब हमारे पास एक वृत्त होता है, ठीक है, एक वृत्त होता है, उस केस में हमारे पास क्या रहता है, जो वृत्त का केंद्र है, ठीक है, मान लीजिए वृत्त का केंद्र है, यहां से यहां तक इसकी त्रिज्या आ गई, ठीक है, और आप यहां पर 3 पॉइंट ले लीजिए। ठीक है दोस्तों, एक पॉइंट आ गया आपके, ये 3 पॉइंट आ गए, ठीक है, इसको आप कंसीडर कर लीजिए ए, ठीक है, ए पॉइंट, इसको आप कंसीडर कर लीजिए बी पॉइंट, ठीक है, और इसको कंसीडर कर लीजिए आप सी पॉइंट। तो अब आपके पास 3 पॉइंट है। ठीक है दोस्तों, और जब आप देखते हैं कि आप यहां से जब v वेलोसिटी से चले, यहां से भी v वेलोसिटी से यहां तक चले, ठीक है दोस्तों, आपकी डायरेक्शन क्या रही, आपकी डायरेक्शन ये रही। ठीक है, यहां से जब आप चले आपकी डायरेक्शन ये रही, ठीक है, और यहां से जब चले आपकी डायरेक्शन ये रही। तो दोस्तों, इसमें होता क्या है कि जो अभी अपकेंद्री बल है उसकी बात कर लेते हैं। अपकेंद्री बल जो लगता है बाहर की तरफ लगता है। तो यही कुछ कंसेप्ट रहता है, अपकेंद्री बल बाहर की तरफ बल लगता है, आपको पता है, आउटवर्ड फोर्स हम जिसे कहते हैं। ठीक है, तो इसमें होता क्या है कि बाहर की तरफ जब बल लगता है, जो क्रीम सेपरेटर होता है हमारे पास, एक यंत्र होता है, उसमें भी यही सब कुछ रहता है दोस्तों। उसमें क्या रहता है कि जो अपकेंद्री बल में है, दूध से क्रीम जो हम निकालते हैं उसमें जब बल लगता है वो बाहर की तरफ बल लगता है, क्रीम जो है तो खुद ब खुद सेपरेट होना स्टार्ट हो जाती है। ठीक है दोस्तों, समझ गए आप? बिल्कुल समझेंगे क्योंकि कंसेप्ट हम आपको बिल्कुल इजी तरीके से समझाएंगे। वहीं दोस्तों, जब हम बात करते हैं अभिकेंद्री बल की, ठीक है दोस्तों, अभिकेंद्री बल की बात कर लेते हैं अब कि अभिकेंद्री बल क्या है। इसको जब हम कहते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स, तो इसमें क्या होता है, सेम जो डायग्राम रहता है, एक वृत्त रहता है, वही 3 पॉइंट रहते हैं, परंतु इसमें कंसेप्ट बदल जाता है। वो बाहर की तरफ रखता था, इसमें अंदर की तरफ फोर्स लगती है। ठीक है दोस्तों, अंदर की तरफ फोर्स। और गाड़ियां जब चलती है, आप देखते हैं, मान लीजिए ये रोड है, यहां पे आपके पास कर्व है, तो कर्व काटने के लिए, ठीक है, कर्व जो है मुड़ने के लिए जो है तो यही फोर्स जो है तो उत्तरदायी रहती है। अगर ये फोर्स वहां ना लगे तो आपकी गाड़ी जो है तो कर्व से बाहर चली जाएगी, मोड़े से बाहर चली जाएगी। तो ये कंसेप्ट भी इसमें रहता है जो सेंट्रीपिटल फोर्स का है। ठीक है दोस्तों, समझ गए आप? बिल्कुल समझेंगे, बहुत ही आसानी तरीके से कंसेप्ट समझाऊंगा सारे, जब आप इजिली इसमें समझोगे। और जो एक्सटर्नल फोर्स रहती है वो बाहर की तरफ से बल लगाया जाता है, आप जानते ही हैं। और दोस्तों, एक बात और जान लीजिए, जो सेंट्रीपिटल फोर्स रहती है इसमें न्यूटन्स का थर्ड लॉ जो लगता है, टू एवरी रिएक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। ठीक है दोस्तों, तो ये आपने कंसेप्ट समझ लिया, दूध से क्रीम निकालने में कौन सा बल लगता है। चलिए दोस्तों, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, जब एक पत्थर को चांद की सतह से पृथ्वी पर लाया जाता है तो आपके ऑप्शंस हैं, इसका द्रव्यमान बदल जाता है, इसका भार बदल जाता है, भार और द्रव्यमान दोनों बदल जाएंगे, ना द्रव्यमान और ना ही भार बदलेगा। दोस्तों देखिए, जब हम बात कर रहे हैं एक पत्थर की, ठीक है, एक पत्थर को जब आप, ठीक है, चांद की सतह से, मान लीजिए ये चांद है आपके पास, ये आपके पास पृथ्वी आ गई, यहां से जब आप यहां तक लेके आते हो एक पत्थर को, ठीक है, तो कहता है कि इसका द्रव्यमान बदल जाएगा, इसका भार बदल जाएगा, परंतु द्रव्यमान ही, भार और द्रव्यमान दोनों बदल जाएंगे, ना द्रव्यमान ना ही भार बदलेगा। आपको सही उत्तर आपको चुनना है। दोस्तों, आप जानते ही हैं कि
अगर किसी चीज है, कोई भी चीज है, कोई भी वस्तु है, उसका जब द्रव्यमान की हम बात करते हैं, ठीक है दोस्तों, जब उसके द्रव्यमान की हम बात करते हैं, जब उसके मास की हम बात करते हैं, वो क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। ठीक है दोस्तों, मास उसका रहता है कांस्टेंट, परंतु जब हम उसके भार की बात करते हैं, जब हम उसके वेट की बात करते हैं, तो वेट तो बदलता ही है, आप जानते ही हैं कि वेट बदलता है, परंतु मास हमेशा कांस्टेंट रहता है। ठीक है, तो यही जो सेम कंसेप्ट है यहां पर चलता है, चाहे चांद पर हो, चाहे पृथ्वी पर हो, कोई भी वस्तु हो, उसका मास जो है हमेशा कांस्टेंट रहता है, उसका द्रव्यमान जो है हमेशा कांस्टेंट रहता है, कभी नहीं बदलता है, परंतु उसका भार बदलता है। तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा, इसका भार बदल जाएगा परंतु द्रव्यमान नहीं। ठीक है दोस्तों, आ गया समझ, कंसेप्ट आ गया ना समझ द्रव्यमान और भार के बीच में। ठीक है, द्रव्यमान हमारे पास रहता है मास और भार रहता है वेट। इंग्लिश मीडियम के लिए भी आप समझ लीजिए। तो दोस्तों ये था इसका कंसेप्ट, सिंपल सा कंसेप्ट है, ज्यादा इसमें कुछ करने की आपको जरूरत नहीं है। चलिए दोस्तों बढ़ते अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, किसी मनुष्य का भार पृथ्वी पर यदि 600 न्यूटन है, तब चंद्रमा पर उसका भार कितना होगा। दोस्तों देखिए बहुत ही इजी प्रश्न है हमारे पास, इसमें एक कंसेप्ट लगता है, बस आपको वो कंसेप्ट लगाना है और आपका जो आंसर है वो आ जाएगा। आपके पास ऑप्शन है 600 न्यूटन, 60 न्यूटन, 1000 न्यूटन और 100 न्यूटन। देखो तो जब मनुष्य का भार पृथ्वी पर 600 न्यूटन है, उसका भार कितना होता है। अब आपको पता है कि भार तो चेंज होगा ही होगा, अगर वो चंद्रमा पर जाता है तो 600 न्यूटन तो रहेगा नहीं, तो ये तो गलती होगा, पहला तो गलत ही होगा, क्योंकि आपको पता है भार तो बदलता ही है। 60 न्यूटन की बात करते हैं, 1000 न्यूटन, 100 न्यूटन में से क्या आएगा। तो दोस्तों जब भी हम बात करते हैं, आपको पता ही है कि चंद्रमा पर जब हम जाते हैं, ठीक है, जब चंद्रमा पर जाते हैं तो यहां पर भार क्या हो जाता है, पृथ्वी के भार का 1/6 हो जाता है। ठीक है दोस्तों, पृथ्वी के भार का 1/6 हो जाता है। ये आप हमेशा कंसेप्ट याद रखिए कि चंद्रमा पर किसी भी वस्तु का भार पृथ्वी के भार का 1/6 हो जाता है। बस ये कंसेप्ट सिंपल से याद रखिए और प्रश्न हल कीजिए। कैसे आप समझेंगे, पृथ्वी पर जो उसका भार है वो कितना है, 600 न्यूटन है आपके पास। ठीक है दोस्तों, 600 न्यूटन दिया गया है। ठीक है, और आपको पता है, मैंने जो आपको बताया कि 1/6 आपका चंद्रमा पर रहेगा। अब आपको सॉल्व कैसे करना है ये देखिए, यहां से सिंपली करना ही, 600 न्यूटन जो है तक पृथ्वी पर है, जब चंद्रमा पर पहुंच गए तो क्या बन गया आपका भार, बस गुणा कर देना है, क्योंकि 1/6 हो गया ना, 6वां हिस्सा आ गया, तो सिंपली सा है। तो आप यहां से निकाल सकते हो 100 न्यूटन। आपका आ गया ना आंसर दोस्तों, बिल्कुल सिंपल से कंसेप्ट है यार। फिजिक्स जो है तो बिल्कुल कंसेप्ट बेसिस है, फॉर्मूला बेसिस और ट्रिक बेसिस है, आपको इजीली आ जाएगी जब आप इजीली करोगे। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ, और उम्मीद है कि आपको समझ आ रहा होगा। अगला प्रश्न है हमारा, तारों व आकाशगंगा का व्यास मापने के लिए प्रयुक्त उपकरण है। अब देखिए दोस्तों, इसमें जब तारों और आकाशगंगा की हम बात करते हैं, ठीक है दोस्तों, गैलेक्सी की बात करते हैं, ठीक है, जो भी रहता है, स्टार्स की बात करते हैं, गैलेक्सी की बात करते हैं, वहीं इसका व्यास जब हम नापने की कोशिश करते हैं। अब व्यास क्या होता है, एक वृत्त के व्यास समझ लीजिए, एक वृत्त का व्यास जो है ये रहेगा दोस्तों। ठीक है, ये पूरा जो है एक वृत्त में कितने व्यास हो सकते हैं, हम संख्या का अंदाजा नहीं लगा सकते। ठीक है दोस्तों, उसी तरह से तारों और आकाशगंगा का व्यास मापने के लिए कौन सा यंत्र बनाया गया है, इसको समझते हैं। एक तो आपके ऑप्शन दिया है फोटोमीटर, बैरोमीटर, विस्कोमीटर या इंटरफेरोमीटर। ठीक है दोस्तों, इंटरफेरोमीटर, ये आप इसमें जो सही ऑप्शन होगा आपका वो रहेगा आपका इंटरफेरोमीटर। ठीक है दोस्तों, इंटरफेरोमीटर आपको समझना है अब इंटरफेरोमीटर क्यों है। ठीक है, अब अच्छे से आपको समझाऊंगा इंटरफेरोमीटर क्यों है। देखिए दोस्तों, जो फोटोमीटर है हमारे पास वो रहता है, जो हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती है। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं जिसकी रेंज रहती है अल्ट्रावायलेट से रहती है इंफ्रारेड। ठीक है, इंफ्रारेड तक इसकी रेंज रहती है, और इसमें इंक्लूड हो जाता है जो विजुअल स्पेक्ट्रम है वो भी इंक्लूड हो जाता है फोटोमीटर में। ठीक है दोस्तों, तो उसके लिए प्रयुक्त होता है, या तो फिर फोटोमीटर जो है तो वो होता है कि दो हमारे पास सोर्सेज होते हैं, उसका प्रतिबिंब एवं तीव्रता की तुलना करने के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है फोटोमीटर का। वहीं जब बैरोमीटर की बात करते हैं तो आप जानते हैं कि जो वायुमंडलीय दाब है, ठीक है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, उसको नापने के लिए जो है हमारा बैरोमीटर का यूज होता है। तो दोस्तों दो तो आपको पता लग चुके हैं, अब सवाल रहा विस्कोमीटर और इंटरफेरोमीटर में। तो जब विस्कोमीटर की बात हम करते हैं तो विस्कोमीटर से क्या नापते हैं, आप द्रवों की श्यानता ज्ञात करते हैं। ठीक है दोस्तों, श्यानता का बेसिक कंसेप्ट है, आप फिजिक्स में जाके पढ़ सकते हैं। तो द्रवों की श्यानता जो है तो ज्ञात की जाती है विस्कोमीटर से। अब बचा इंटरफेरोमीटर, तो इंटरफेरोमीटर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि तारों और आकाशगंगा का इंटरफेरोमीटर है। तो दोस्तों सारे जो उपकरण है आपको पता होना चाहिए, तब जाके आप इजीली जो है तो इस कंसेप्ट को भी समझ सकते हो। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के प्रश्न। मैं थोड़े थोड़े क्वेश्चंस आपको करवाऊंगा ताकि आप इजीली इसको याद रख सके। एकदम से ज्यादा करवाऊंगा तो इजीली ना आप याद रख पाओगे ना आप नोट कर पाओगे, इसलिए थोड़े थोड़े कंसेप्ट जो है तो हम सीखेंगे। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि वीडियो आपको जरूर अच्छी लगी होगी। तो इसी तरह की वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को भी दबाएं, और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर भी करें। धन्यवाद।